दोस्तों, भारत में दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। इंडियन रेलवेज के नेटवर्क पे हर दिन 13,000 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन और 11,000 से ज्यादा फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ी चलते हैं। अभी भारत के टोटल फ्रेट ट्रांसपोर्ट में रेल का शेयर 27% है और फाइनेंशियल ईयर 28 तक सरकार इसे 40% तक लेकर जाना चाहती है। पर इस टारगेट को हासिल करने के लिए हमें अपना रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। इसीलिए रेल मॉडर्नाइजेशन के लिए सरकार काफी केपेक्स कर रही है। यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 27 में सरकार ने इंडियन रेलवेज के लिए 2.9 लाख करोड़ से ज्यादा का केपेक्स अनाउंस किया था। ये केपेक्स ज्यादातर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने, नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ाने और कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए किया जाएगा। लेकिन इंडियन रेलवेज तो 1850 से चल रहा है। फिर हमें अभी मॉडर्नाइजेशन की क्या नीड पड़ी? और ये मॉडर्नाइजेशन एग्जैक्टली है क्या? कौन से कंपनीज इसमें ऑपरेट कर रहे हैं? इससे हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव होगा? और इस पूरे मॉडर्नाइजेशन प्लान में चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? वेलकम टू मार्केट्स बाय ज़ीरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज के वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। पार्ट 1 में हम रेल मॉडर्नाइजेशन की नीड समझेंगे और ये समझेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या। फिर पार्ट 2 में हम रेल मॉडर्नाइजेशन प्लान को समझेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं। फाइनली लास्ट सेगमेंट में हम इस पूरे प्लान के चैलेंजेस को समझेंगे। शुरू करते हैं। दोस्तों, रेल मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। इंडियन रेलवेज के जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि रेल के ट्रैक्स, डिब्बे, कोचेस, सिग्नलिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी, इन सब को अपग्रेड कर देना। पुरानी ट्रैक्स को नई ट्रैक से रिप्लेस कर देना, ट्रेन्स को डीजल नहीं बिजली से पावर करना, पुराने डिब्बों को वंदे भारत और अमृत भारत से रिप्लेस करना और पूरे रेल नेटवर्क को स्मार्ट बनाना ताकि ट्रेन तेज, सेफ और रिलायबल बन सकें। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन की नीड क्या है? देखो, इंडियन रेलवेज के दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और फ्रेट ट्रांसपोर्ट। फ्रेट से रेलवेज अपने टोटल रेवेन्यू का 70% कमाती है और पैसेंजर से 30%। लेकिन इंडियन रेलवेज का मेन काम पैसा बनाना नहीं है, उसका काम लोगों को देश के अलग अलग कोने का एक्सेस देना है। शायद इसीलिए इंडियन रेलवेज का पैसेंजर सेगमेंट आज भी लॉस मेकिंग है। पैसेंजर सेगमेंट काफी हेविली सब्सिडाइज्ड है। हमारे रेलवे मिनिस्टर के हिसाब से अगर एक पैसेंजर जर्नी का कॉस्ट ऑफ सर्विस 100 रुपीज है तो उसमें से इंडियन रेलवे सिर्फ 55 रुपीज ही रिकवर कर पाती है। अब इससे दो प्रॉब्लम सामने आते हैं। पहला, लोअर रेल शेयर इन फ्रेट ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब क्या? देखो, पैसेंजर सेगमेंट के लॉस की भरपाई करने के लिए इंडियन रेलवेज फ्रेट रेट्स हाई रखती है और हाई फ्रेट रेट्स की वजह से कंपनीज रेल की जगह रोड्स यूज करते हैं और इसीलिए आज भारत का लगभग 65% फ्रेट रोडवेज से जाता है और सिर्फ 27% रेलवे से। दूसरी प्रॉब्लम है कंजेशन, स्पीड और सेफ्टी। लो पैसेंजर रेवेन्यू की वजह से इंडियन रेलवेज का ऑपरेटिंग रेशियो बहुत हाई है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेशियो 98.32% था। मतलब 100 रुपए कमाने के लिए इंडियन रेलवेज ने 98.32 रुपीज खर्च किए, बचा सिर्फ ₹1.68। ऐसे में उनके पास नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसे नहीं बचते हैं। एज अ रिजल्ट हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड और कंजेस्टेड है। एक्सपेंशन स्पीड भी कम है। फाइनेंशियल ईयर 2001 से फाइनेंशियल ईयर 2023 तक, मतलब ये 22-23 साल में रेलवे ट्रैक का लेंथ सिर्फ 1.2% CAGR से बढ़ा, फ्रॉम 81,865 किलोमीटर इन 2001 टू 106,500 किलोमीटर इन फाइनेंशियल ईयर 23। और जहां एक तरफ रेलवे की ट्रैक एक्सपेंशन स्लो है, वहीं दूसरी तरफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली हाईवेज एक्सपैंड हो रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2001 से फाइनेंशियल ईयर 23 का वापस से डेटा देखें तो टोटल रोड लेंथ जो है वो लगभग 47 लाख किलोमीटर से बढ़ के 67 लाख किलोमीटर हो गया था। तो बेहतर रोड कनेक्टिविटी की वजह से कंपनीज फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स यूज करने लगे और शायद इसीलिए 1950 से लेके अभी तक रेल का फ्रेट ट्रांसपोर्ट में शेयर 85% से गिर के 27% हो गया है और रोड और बाकी मोड्स का शेयर 15% से बढ़ के 73% हो गया है। प्लस हाई कंजेशन की वजह से आज के दिन हमारा रेल नेटवर्क का लगभग आधा हिस्सा 100% से ज्यादा कैपेसिटी पे चल रहा है। सिग्नलिंग सिस्टम्स भी पुराने हो गए हैं, तो सेफ्टी भी एक कंसर्न है। अगर ड्राइवर से कोई रेड सिग्नल छूट जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है और लाखों लोगों की जान जा सकती है। इन दो बड़े प्रॉब्लम्स, हाई फ्रेट कॉस्ट्स और बढ़ता कंजेशन और सेफ्टी इशू का मुद्दा, इनको सॉल्व करने के लिए अब रेल मॉडर्नाइजेशन जरूरी हो गया है। चलिए पार्ट 2 में इस रेल मॉडर्नाइजेशन प्लान को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि इसमें लिस्टेड कंपनीज क्या कर रहे हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 2021 में नेशनल रेल प्लान 2030 लॉन्च किया था। इस प्लान के तहत सरकार 2030 तक एक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाना चाहती है और फ्रेट ट्रांसपोर्ट में रेलवे का शेयर 45% तक ले जाना चाहती है। नेशनल रेल प्लान के प्रेस रिलीज के हिसाब से इस प्लान का ऑब्जेक्टिव है कि इनफ कैपेसिटी क्रिएट किया जाए ताकि फ्यूचर में डिमांड भी बढ़े। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 9 मेन फीचर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे कि फ्रेट ट्रेन का एवरेज स्पीड बढ़ाना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई करना, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करना और सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। विकसित रेल प्लान के तहत रेल मॉडर्नाइजेशन के लिए सरकार 2029 तक 10 to 12 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। अभी जो पूरा रेल मॉडर्नाइजेशन प्लान है ना, इसके अंदर हमें ना 5 मेजर पार्ट्स या एस्पेक्ट्स ऐसे समझ आए जिनको सरकार मॉडर्नाइज कर रही है, और इनको एक एक करके समझेंगे तो बहुत क्लैरिटी आएगी। पहला पार्ट है रेलवे ट्रैक्स। ये रेलवे का नींव है और यहाँ मेजरली 3 रिफॉर्म्स हो रहे हैं: नए ट्रैक्स डालना, पुराने ट्रैक्स बदलना और कंजेस्टेड रूट्स पे एक्स्ट्रा ट्रैक्स डाल के ट्रैफिक मैनेज करना। यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 27 में रेलवेज के ट्रैक्स के लिए लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया। 36.7 थाउजेंड करोड़ नए ट्रैक्स के लिए और 22.8 थाउजेंड करोड़ पुराने ट्रैक्स बदलने के लिए। पैसेंजर ट्रैफिक और फ्रेट ट्रैफिक को अलग करने और ट्रांजिट टाइम कम करने के लिए सरकार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यानी डीएफसीज भी डेवलप कर रही है। भारत में अभी 2 डीएफसीज ऑपरेशनल हैं, ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी। ईस्टर्न डीएफसी जो 1337 किलोमीटर लंबा है, ईस्टर्न इंडिया से कोल और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और वेस्टर्न डीएफसी जो 1506 किलोमीटर लंबा है, वेस्टर्न कोस्ट से फ्रेट नॉर्दर्न इंडिया तक पहुंचाने में यूज किया जाता है। यूनियन बजट फाइनेंशियल 27 में सरकार ने एक नया डीएफसी अनाउंस किया है जो वेस्ट बंगाल के डानकुनी से गुजरात के सूरत को कनेक्ट करेगा। प्लस मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए पीएम गति शक्ति प्लान के तहत 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। पहला एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए, दूसरा पोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, और तीसरा हाई ट्रैफिक डेंसिटी के लिए स्पेसिफिक कॉरिडोर्स। इन तीनों कॉरिडोर से अगले 6 से 8 सालों में लगभग 40,000 किलोमीटर के नए ट्रैक्स ऐड होने की उम्मीद है। और हमें सिर्फ ज्यादा ट्रैक्स नहीं बल्कि ज्यादा मजबूत ट्रैक्स भी लगेंगे। आज के दिन भारत का एक फ्रेट ट्रेन एक बार में मैक्सिमम 61 से 71 टन पर फ्रेट कैरेज लोड ले सकता है, जबकि चाइना में यह नंबर 100 टन के ऊपर है। इसीलिए सरकार हैवी हॉल ट्रेन्स भी बनाना चाहती है जो 13,000 टन का लोड ले पाए। 2018 में इंडियन रेलवेज को हाई क्वालिटी ट्रैक्स की जरूरत थी जो ज्यादा वेयर एंड टेयर झेल सके और जो लंबे हो ताकि कम वेल्डिंग की नीड पड़े। लेकिन सेल जो रेलवे ट्रैक्स का प्राइमरी सप्लायर था, उनके पास ऐसे ट्रैक्स बनाने की कैपेसिटी नहीं थी। तो डिमांड पूरा करने के लिए सरकार ने लगभग 4.87 लाख टन का ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया, जिसके थ्रू जिंदल स्टील जैसे प्राइवेट प्लेयर्स और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स डिमांड को केटर करने लगे। इस डिमांड को केटर करने के लिए सेल ने भी 1200 करोड़ का केपेक्स किया था, जिससे कंपनी की कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो पहला हो गया ट्रैक्स बढ़ाना। अब दूसरा मॉडर्नाइजेशन एरिया है इलेक्ट्रिफिकेशन। हम लोअर कॉस्ट और लोअर पोल्यूशन अचीव करने के लिए ट्रेन्स को डीजल से शिफ्ट करके इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ हम काफी आगे पहुंच गए हैं। हमने अपने टोटल ट्रैक नेटवर्क का 99.2% इलेक्ट्रीफाई कर लिया है, और सिर्फ 5 स्टेट्स हैं जिनमें अभी तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव नहीं हुआ है। हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन रेट अगर देखें तो वो यूके, फ्रांस, स्पेन, रशिया, जापान और चाइना से काफी ज्यादा है। 2030 तक हम नेट जीरो कार्बन बनना चाहते हैं विद 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया की पहली बड़ी रेलवे नेटवर्क होगी जो नेट जीरो बनेगी। अब जो तीसरा पार्ट जो मॉडर्नाइज हो रहा है वो है वैगन्स और कोचेस। यूनियन बजट फाइनेंशियल 27 में वैगन्स और कोचेस के लिए 52,108 करोड़ एलोकेट हुआ था। वैगन्स और कोचेस को अपग्रेड करने के लिए पुराने डिपो को नए मॉडर्न LHB कोचेस में बदला जा रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर को अगर देखें तो नवंबर 2025 तक 4,000 से ज्यादा LHB कोचेस बनाए गए थे, और उसके पिछले साल से ये 18% ज्यादा है। नए कोचेस के साथ नए वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन भी बनाए जा रहे हैं जो पैसेंजर्स को हाई क्वालिटी सर्विस ऑफर करें। और जहां वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन ज्यादातर शहरों के लिए यूज किए जा रहे हैं, वहीं रीजनल कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए और शॉर्ट डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए नमो भारत रैपिड रेल लॉन्च किया जा रहा है। अभी भारत में 2 नमो भारत रैपिड रेल सर्विसेज ऑपरेशनल हैं, भुज और अहमदाबाद के बीच और जयनगर और पटना के बीच। दिल्ली और मेरठ के बीच एक और रैपिड रेल सर्विस स्टार्ट करने का प्लान चल रहा है।
वंदे भारत कोचेस बनाने के लिए टीटागढ़ रेल सिस्टम्स अपने पैसेंजर कोचेस की कैपेसिटी को फाइनेंशियल 27 तक डबल करना चाह रहा है, फ्रॉम करंट 10 to 12 यूनिट्स पर मंथ टू 20 to 25 यूनिट्स पर मंथ। टीटागढ़ और भेल ने मिलकर इंडियन रेलवेज के साथ 80 वंदे भारत ट्रेन सेट्स मैन्युफैक्चर और रिपेयर करने के लिए 24,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट साइन भी किया है। वंदे भारत ट्रेन के लिए टीटागढ़ ने फाइनेंशियल 26 में 368 करोड़ का केपेक्स भी किया था। जुपिटर वैगन्स ऑलरेडी वंदे भारत वैगन्स के लिए एक्सेसरीज और कंपोनेंट्स जैसे कि बैटरीज और ब्रेक सिस्टम्स बनाता है, और अब ये ग्लोबल कंपनी के साथ जेवी बना के फाइनेंशियल 27 तक पैसेंजर कोच मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर कर सकता है। कंपनीज अब वंदे भारत से रिलेटेड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। टीटागढ़ ने रामकृष्ण फोर्जिंग्स के साथ एक जेवी बनाया है, जिसके थ्रू कंपनी व्हील सेट्स बनाएगी। जुपिटर वैगन्स ने भी एक स्लोवाकियन व्हील मेकर के साथ जेवी बनाया है। इसके लिए उन्होंने 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है टू मेक 1 लाख व्हील सेट्स एनुअली। रिफॉर्म्स की बात करें तो वैगन्स के लिए हाल ही में एक रिफॉर्म आया है। अभी तक वैगन्स का डिजाइन सिर्फ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित था, यानी RDSO डिजाइन स्पेसिफिकेशंस देती थी और प्राइवेट प्लेयर्स सिर्फ एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन नए रिफॉर्म्स के तहत अब प्राइवेट प्लेयर्स भी वैगन डिजाइन्स को प्रपोज कर सकते हैं। ऑयल कंपनीज भी अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार टैंक वैगन्स खुद डिजाइन कर सकते हैं। इससे सेक्टर में डिजाइन इनोवेशन और वैगन मैन्युफैक्चरर्स का डिमांड बढ़ सकता है। अभी तक स्टैंडर्ड वैगन्स बल्क कार्गो जैसे कि कोल, आयरन ओर और ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑप्टिमाइज थे। नए डिजाइन वाले वैगन शायद स्पेशलाइज्ड कार्गो जैसे कि फार्मा प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स के लिए भी ज्यादा यूज हो पाएंगे। अब देखो, ट्रैक मॉडर्नाइज हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, वैगन्स के नए डिजाइन भी आ गए, बट वो पुराने जमाने के स्टेशन का क्या? यही है फोर्थ एरिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो अभी हो रहा है। स्टेशंस को मॉडर्नाइज करने के लिए 2022 में अमृत भारत स्टेशन स्कीम निकाली गई थी। इस स्कीम के तहत लगभग 24,000 करोड़ इन्वेस्ट करके 1337 स्टेशंस को मॉडर्नाइज किया जाएगा। कैसे? बेटर प्लेटफॉर्म सीटिंग, फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी, अपग्रेडेड वेटिंग रूम्स, यात्रियों को गाइड करने के लिए वेल डिजाइंड साइनेज, ये सब इनकॉर्पोरेट करके यात्रियों को बेटर अम्यूनिटीज दी जाएगी, जैसा कि हम जापान, स्विट्जरलैंड, ये सारे कंट्रीज में भी रेल नेटवर्क्स देखते हैं। इस टेबल में स्टेट वाइज स्टेशंस दिए हैं जिन्हें मॉडर्नाइज करने का प्लान है। पैसेंजर्स के लिए रेल वन ऐप भी लॉन्च किया गया है जो लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, पोर्टर बुकिंग और टैक्सी सर्विसेज देता है। अब देखो, किसी भी देश का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ट्रैक्स या वैगन से कई ज्यादा इंटरनल सेफ्टी सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। आप चाहे कितने ही ट्रैक्स डाल लो, कितने ही मॉडर्न वैगन्स और सुंदर स्टेशंस बना लो, अगर ट्रेन की कनेक्टिविटी, सेफ्टी और ओवरऑल ऑपरेशंस अच्छे नहीं रहे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई काम का नहीं रहा। इसीलिए हमारे रेल मॉडर्नाइजेशन प्लान में सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। बजट फाइनेंशियल 27 में इंडियन रेलवेज का सबसे ज्यादा एलोकेशन लगभग 1.2 लाख करोड़ सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम्स के लिए किया गया है। फाइनेंशियल 14 से फाइनेंशियल 26 के बीच रेलवे का सेफ्टी केपेक्स लगभग 3 गुना बढ़ गया है, फ्रॉम 39,200 करोड़ टू 1,17,000 करोड़। सेफ्टी इंश्योर करने के लिए भारत ने 2016 में खुद का ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच निकाला था। कवच का मेन ऑब्जेक्टिव कोलिजन प्रिवेंट करना है। ये एआई यूज करके ट्रेन की स्पीड, ट्रैफिक सिग्नल, स्पीड लिमिट और कोलिजन रिस्क असेस करता है। अगर कोलिजन रिस्क हाई है और ड्राइवर ने ब्रेक नहीं मारा तो सिस्टम ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है। अभी तक भारत में कवच लगभग 2200 किलोमीटर रूट पे इंप्लीमेंट हो गया है। भारत में कवच टेक्नोलॉजी में फिलहाल सिर्फ 4 प्लेयर्स हैं: HBL इंजीनियरिंग, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स, मेधा सर्वो ड्राइव्स और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में RDSO अप्रूवल एक बड़ा एंट्री बैरियर है। HBL इंजीनियरिंग इस टेक्नोलॉजी पे 2005 से रिसर्च कर रहा है, तब जाके 2022 में उन्हें पहला कवच ऑर्डर मिला और आज के दिन HBL इंजीनियरिंग कवच में इंडस्ट्री लीडर है। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स की बात करें तो ये पहले भी इंडियन रेलवेज के लिए एंटी कोलिजन सिस्टम्स बनाती थी, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव नहीं था, तो 2017 में इसका यूज बंद हो गया। इससे कंपनी का रेवेन्यू तेजी से गिर गया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20 से कर्नेक्स कवच सिस्टम्स बनाने लगी और आज वो इस सेगमेंट में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। कवच से कर्नेक्स का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 26 में 24 टाइम्स बढ़ गया, फ्रॉम 18 करोड़ टू 430 करोड़। लेकिन इस सेगमेंट में भी डिमांड ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है। HBL इंजीनियरिंग के मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल 25 एनुअल रिपोर्ट में कहा कि कवच का इंप्लीमेंटेशन अगले कुछ सालों में लगभग कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद कंपनीज का ये डिमांड कम हो सकता है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि फाइनेंशियल 28 से कवच रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन हो जाएगा, तो ये इन कंपनीज के लिए एक बड़ा रिस्क है। अब देखो, चैलेंजेस में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट मैं चाहता हूँ ये पॉइंट यहाँ भी रख दूँ कि कवच ना एक लिमिट तक ही यूज आ सकता है।
वो सिर्फ 160 किलोमीटर्स पर आवर तक के जो स्पीड है ट्रेन के वही हैंडल कर सकता है। अगर ट्रेन उससे ज़्यादा फास्ट चलती है तो कवच उसके लिए सही टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। और इसकी वजह से जापान के भी, आपने अगर अभी न्यूज़ फॉलो कर रहे हो आप रेलवेज के अराउंड, तो जापान के भी कुछ सीनियर लोगों ने कहा है जो कि रेल से जुड़े हुए हैं और जो कि शिनकानसेन प्रोजेक्ट है, जो कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जो जापान इंडिया के साथ मिलकर इंप्लीमेंट करना चाह रहा है इंडिया में, उसमें भी उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं कि इनके जो ये सेफ्टी नॉर्म्स हैं, सेफ्टी इश्यूज हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज करनी है वो अभी तक एट पार नहीं आई है, जिसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं। एंड उन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम इंडिया पे डाल दिया है इस चीज के लिए। तो दोस्तों, ये थे मेजर एरियाज जहां इंडियन रेलवेज अपने आप को इंप्रूव करना चाह रहे हैं। और इस मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत बजट फाइनेंशियल ईयर 27 में जो 2.52 लाख करोड़ एलोकेट हुआ था, उसका 97% यूटिलाइज कर लिया गया है। ऑल इन ऑल, अगर हमारा रेल मॉडर्नाइजेशन प्लान सफल रहा तो हमें दो मेजर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पहला, लोअर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। पीआईबी के हिसाब से भारत का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अभी 8% ऑफ जीडीपी है। ईटी के हिसाब से ये 13 to 18% ऑफ जीडीपी है। हमें ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के अलग अलग सोर्सेज पे अलग अलग नंबर्स मिले। अब एक्चुअल नंबर क्या है वो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि हम अपना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम तो जरूर करना चाहते हैं। और इसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। और सिर्फ रेलवेज ही नहीं, रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, इन सबके बीच कनेक्टिविटी इंप्रूव करना होगा ताकि देश भर में माल स्मूथली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। रेल मॉडर्नाइजेशन का दूसरा बड़ा बेनिफिट है बेटर सेफ्टी। अगर कवच पूरे रेल नेटवर्क पे लग गया तो ट्रेन एक्सीडेंट्स काफी कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, रेल मॉडर्नाइजेशन के फायदे तो काफी दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ बड़े चैलेंजेस भी हैं। हमने इस प्लान में दो बड़े चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं। पहला चैलेंज है कि कंपनीज जो रेलवे सेक्टर में फोकस कर रही थी वो अब डाइवर्सिफाई करने लग गई और दूसरे सेक्टर्स को देखने लग गई है। देखो, रेलवे सेक्टर के कंपनीज के लिए इंडियन रेलवेज ही सबसे बड़ा कस्टमर है, तो इनका जो कंसंट्रेशन रिस्क होता है वो बहुत हाई हो जाता है और पेमेंट साइकिल्स भी लंबा है। इसीलिए कंपनीज रेलवे से बाहर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। टीटागढ़ रेल ने हाल ही में शिप बिल्डिंग में डबल डाउन करना स्टार्ट किया है। जुपिटर वैगन्स ईवीज और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी बीईएसएस में एक्सपैंड कर रहे हैं। टेक्समैको रेल की बात करें तो वो डिफेंस और एक्सपोर्ट्स में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो अगर कंपनीज ही रेलवे से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो इन मॉडर्नाइजेशन प्लान्स को इंप्लीमेंट कौन करेगा? दूसरा बड़ा चैलेंज है कवच का लिमिटेशन, जो हमने डिस्कस भी किया। देखो, हमने एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी तो बना ली है, लेकिन आज के दिन कवच 160 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड वाले ट्रेन पे ही एप्लीकेबल है। हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन में अभी कवच काम नहीं आता। तो जब तक हम कवच को सारे ट्रेन में इंप्लीमेंट नहीं कर लेते, तब तक हम इस टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, बुलेट ट्रेन में भी ये वाली टेक्नोलॉजी अभी शायद ज्यादा काम ना आए, और जापान ऑलरेडी इसके बारे में कंसर्न्स रेज कर चुका है। प्लस ये जो बुलेट ट्रेन बनने की बात हो रही है, उसमें एक और हर्डल है। हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्स हैं उन पे ये ट्रेन चल नहीं सकते हैं। भारत के रेलवे ट्रैक्स लगभग 1.67 मीटर्स वाइड हैं, जबकि बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड रेल्स नैरो ट्रैक्स लगभग 1.43 मीटर्स वाले ट्रैक्स पे चलते हैं। तो अगर हमें इंडियन रेलवेज को सही मायने में मॉडर्नाइज करना है तो शायद हमें सिर्फ अपग्रेडेशन नहीं, बल्कि पूरी एक रीबिल्डिंग एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी। और अल्टीमेटली इस पूरे प्लान का एक्चुअल सक्सेस एग्जीक्यूशन पे ही डिपेंड करेगा। अगले कुछ सालों में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे रेल मॉडर्नाइजेशन भारत के रेलवे लैंडस्केप को बदलता है और इससे कंपनीज पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या हम भारत में जापान, चाइना और यूरोप जैसा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे? और उससे भी इंपॉर्टेंट, क्या हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाएंगे? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे अगले सैटरडे।